हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही मस्त के ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें लव रोमांस के साथ साथ टाइम ट्रैवलिंग भी है कि कैसे एक लड़का टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है अपने डैड के फेट को चेंज करने के लिए। स्टार्टिंग होती है, हम अपने लीड एन गर्ल को देखते हैं जो कि अपने भाई एनू के साथ एक कैफे में आया होता है। वो दोनों ही यहाँ पर कंफ्यूज थे आखिर वो क्या ऑर्डर करे। शॉप के ओनर और शॉप के स्टाफ को पहले तो लगता है कि शायद ये लोग फॉरेनर है, इन्हें कोरियन नहीं आती, इसलिए वो पहले इनसे इंग्लिश में बातें करते हैं। बट जब वो लोग उन दोनों को यहाँ पर साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दोनों शायद से डेफ हैं, इसलिए वो उन दोनों को यहाँ पर एक नोटबुक और एक पेन देते हैं ताकि वो अपना ऑर्डर इसमें लिख सके। बट तभी इनगर्ल यहाँ पर उन्हें अपना ऑर्डर बताता है। अब ये देख के कैफे के ऑनर और स्टाफ को पता चलता है कि एनगर्ल डेफ नहीं है बल्कि उसका ब्रदर डेफ है। बैकग्राउंड में से हमें एनगर्ल की वॉइस आती है जो कि बताता है कि उसका ब्रदर एनू बचपन से ही डेफ है। एनगर्ल एनू को यहाँ पर साइकिलिंग करते टाइम हेडफोन पहना के रखता था ताकि सबको रोड पर लगे कि हेडफोन के कारण उसे हॉर्न्स नहीं सुनाई दे रहे और लोग केयरफुली ड्राइव करे उसके पास से। और वो खुद भी यहाँ हेडफोन पहनता है ताकि उसके भाई को अकेला ना लगे। अब यहाँ से स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ पर हम छोटे एनगर्ल और छोटे एनू को देखते हैं। हमें यहाँ पर छोटे एनगर्ल की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे उसे छोड़कर उसके पेरेंट्स और उसके भाई तीनों ही डेफ हैं। वो अपनी फैमिली में अकेला है जो कि नॉर्मल है। एनगर्ल अकेला था अपनी फैमिली में जो बोल और सुन दोनों सकता था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की यहाँ पर हेल्प करवाता था। एनगर्ल साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उनके नेबरहुड के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ किया करते थे एनगर्ल की कि कितना अच्छा लड़का है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखता है। एनगर्ल के पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे जिसमें एनगर्ल हमेशा उनकी हेल्प कराया करता था। उनके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं था, इसलिए वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में रहा करते थे, वो भी एक मीडियम साइज के स्टील के बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर कम से कम उन्हें सोने को तो मिल ही जाता था। अब भले ही उनकी सिचुएशन यहाँ पर खास नहीं थी बट वो चारों यहाँ पर अपने लाइफ से बहुत ही ज्यादा खुश थे। एक दिन जब रात को यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा होता है तो एनगर्ल और उसका फैमिली बाहर मिलकर स्नोमैन बनाने लग जाते हैं। अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये जहाँ पर रहते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पर लोगों को जान का खतरा बना रहता था। एनू जब यहाँ पर अकेला बैठकर स्नोमैन बना रहा था तभी एनगर्ल देखता है कि उसके ऊपर यहाँ पर स्टील के रोड्स गिरने वाले थे। वो अपने भाई को बचाने के लिए जाता है बट गिर जाता है। वो उठने की कोशिश करता है बट वो उठ नहीं पाता। वो अपने फादर को लेज़र लाइट की मदद से इन्फॉर्म करके इसके बारे में बताता है। इससे पहले कि इन्हों के ऊपर वो स्टील के रोड गिरते एनगर्ल के फादर यी चैन जाकर इन्हों को बचा लेते हैं। अब इसी दिन एनगर्ल अपने फादर से पूछता है कि पापा, अगर मैं और इन्हों दोनों ही मुसीबत में हो तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे। ये चैन के लिए इसका आंसर देना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था बिकॉज दोनों ही उसके बच्चे हैं और वो दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट तभी वो यहाँ पर एनगर्ल को जवाब देता है और उसे बताता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए भी तो मैं सबसे पहले तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बचाया तो तुम किसी को लेकर आ सकते हो जो कि बाद में हमारी हेल्प कर सकेगा। और उसे बताते हैं कि एनगर्ल तुम हमारे एक एंजल हो बिकॉज तुम्हारी वॉइस की वजह से हम इस वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं। एनगर्ल जब ये सुनता है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो अपने फादर की इस बात को अपने मन में बिठा लेता है। जल्दी हम देखते हैं यी चैन अपनी फैमिली के साथ इस जगह से शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को और रिस्क में नहीं डाल सकता था। आगे हम देखते हैं जिस जगह वो रहने के लिए आए थे वहाँ की मकान मालिक बहुत ही ज्यादा मतलबी थी, मतलब हर चीज में बस अपना ही फायदा देखती थी। अभी भी जब यहाँ पर एनगर्ल के नाम के बहुत सारे अवार्ड देखती है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि उसका बेटा बेंगू पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर वो एनगर्ल के साथ रहेगा तो कम से कम वो पढ़ाई में ध्यान देगा। इधर हम उनकी फैमिली को देखते हैं जो कि अपने नए घर को यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट करते हैं। साथ ही वो चारों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश भी थे कि चलो अब उनके पास रहने के लिए कम से कम उनका घर तो है। कुछ देर के बाद उनके मकान मालिक का बेटा बेंगू यहाँ पर उनके घर आता है और वो एनगर्ल से यहाँ पर फ्रेंडशिप कर लेता है। एनगर्ल को भी हम देखते हैं जो अब ज्यादातर टाइम अपना उसी के साथ बिताता था बट उसे पता नहीं था कि बेंगू का प्लान तो यहाँ पर कुछ और ही है। बेंगू ने अपने मदर से कहने पर एनगर्ल से यहाँ पर फ्रेंडशिप तो कर ली थी बट वो यहाँ पर अपना फायदा ही देख रहा था और कुछ टाइम के बाद वो अपना असली रंग एनगर्ल को दिखा भी देता है। उनके एग्जाम करीब आ रहे थे इसलिए वो यहाँ पर एनगर्ल को कहता है कि एग्जाम के टाइम तुम अपने आंसर शीट पर मेरा नाम लिखना और मैं अपने आंसर शीट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। मतलब वो यहाँ पर एनगर्ल को चीटिंग करने के लिए बोल रहा था। खुद अच्छे नंबर लाकर एनगर्ल को फेल करना चाहता था। एनगर्ल उसकी बात को यहाँ पर समझ जाता है इसलिए वो उसे इसके लिए मना कर देता है बट बेंगू उसे यहाँ पर धमकाता है। ये कहता है कि भूलो
मत कि मैं तुम्हारे लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे मना करने की कोशिश की तो मैं अपनी मदर से कहकर तुम्हारी फैमिली को अपने घर से निकलवा सकता हूँ, फिर भटकते रहना अपनी फैमिली को लेकर सड़क पर। अब ये सुनने के बाद एनगुएल को ना चाहते हुए भी बेंगहू की बात माननी पड़ती है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को यहाँ पर मुसीबत झेलनी पड़े। एग्जाम के दिन वो ऐसा ही करता है जैसा बेंगहू ने उसे करने के लिए बोला था। उसी दिन से हम देखते हैं कि बेंगहू अब से एनगुएल को अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर बुली करने लग जाता है। उसे डराता धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी फैमिली को यहाँ पर सफर करना पड़ेगा। बेचारा एनगुएल ना चाहते हुए भी उसकी सारी बात यहाँ पर माना करता था। एक दिन बेंगहू उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुली करता है। बेचारा रोते हुए यहाँ पर इस म्यूजिक स्टोर के पास जाकर बैठता है। ये वही म्यूजिक स्टोर है जिसके बारे में एक बार बेंगहू ने उसे बताया था कि स्टोर मालिक एक ओल्ड मैन है जो कि छोटे छोटे बच्चों को मार के खा जाता है। पहले तो एनगुएल ये सुनकर डर गया था, बट अब उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस म्यूजिक स्टोर में एक सैड सॉन्ग चल रहा था जिससे कि वो अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पा रहा था। तभी उस स्टोर का मालिक एनगुएल को अपने स्टोर के बाहर देख लेता है। वो अपने स्टोर के अंदर इनवाइट करता है जहाँ पर वो एनगुएल को हॉट चॉकलेट देता है पीने के साथ साथ वो एनगुएल को बताता है कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तो डरो मत और आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। एनगुएल को वो ओल्ड मैन बहुत ही अच्छा लगता है। वो उसके साथ यहाँ पर कंफर्टेबल भी फील कर रहा था, इसलिए जो भी अभी तक उसके साथ हो रहा था यहाँ पर वो सब कुछ ओल्ड मैन को बता देता है, उसके साथ शेयर करता है सारी बातें। साथ ही साथ वो उसे अपनी फैमिली के बारे में भी बताता है कि कैसे उसकी फैमिली में उसे छोड़कर उसके फादर, मदर और भाई तीनों ही डेफ हैं। वो ओल्ड मैन जब ये सुनता है तो उसे एनगुएल के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जब एनगुएल यहाँ से जा रहा होता है तो वो ओल्ड मैन एनगुएल से यहाँ पूछता है कि क्या तुम गिटार बजाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ और मैं बेड के साथ तुम्हें ये भी कह सकता हूँ अगर तुम एक बार सॉन्ग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगी, कोई भी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। एनगुएल को हम देखते हैं जो कि ये बात सुनते ही ओल्ड मैन को यहाँ तुरंत ही हाँ बोल देता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे पहले से ही म्यूजिक वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। अगले दिन से हम देखते हैं कि एनगुएल डेली ओल्ड मैन के म्यूजिक स्टोर में आया करता था उनसे गिटार के लेसन्स लेने के लिए। उसने अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। वो साइलेंटली घर पर भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में नहीं पता चलने दे सकता था, बिकॉज उसे लगता था कि अगर उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चलेगा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स सुन और बोल दोनों ही नहीं सकते। खैर वो अपने सीक्रेट को कभी छुपा के रखता है और डेली वो टाइम निकाल कर उस ओल्ड मैन के स्टोर में जाता है गिटार के लेसन्स लेने के लिए। वो ओल्ड मैन यहाँ पर एनगुएल को गिटार के लेसन्स के साथ साथ ही लाइफ लेसन्स भी देता था जिसकी वजह से एनगुएल धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता था। साथ ही वो बेंगहू की धमकियों से अब बिल्कुल भी नहीं डरता था क्योंकि उसे पता है कि बेंगहू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो अपनी मदद के कहने पर भी उन लोगों को घर से नहीं निकलवा सकता। बिकॉज लॉ के हिसाब से जब तक वो लोग लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं तब तक लैंडलॉर्ड उन्हें किसी भी रीजन से घर से बाहर नहीं निकाल सकते। बट हम बेंगहू को देखते हैं जो कि इसके बावजूद एनगुएल को बुली करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। एनगुएल भी अब बेंगहू को कुछ भी नहीं बोलता था बिकॉज अब उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो इन सबको इग्नोर करके अपना सारा फोकस अपने म्यूजिक में रखता था क्योंकि एक बार उसके मास्टर यानी उस ओल्ड मैन ने उसे यहाँ पर कहा था कि अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी करियर को चुनो तुम्हें उसमें मेहनत और हैप्पीनेस दोनों ही दिखती है, तुम्हें उसका कैसे सामना करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। टाइम के साथ साथ ही हम धीरे धीरे देखते हैं कि एनगुएल गिटार में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया था। वो अब बहुत अच्छे से गिटार प्ले कर लिया करता था। वो ओल्ड मैन भी एनगुएल के अंदर इम्प्रूवमेंट देखता है और एक दिन वो एनगुएल को यहाँ पर एक सीडी प्लेयर देता है और ये कहता है कि इसके अंदर एक सॉन्ग की मेलोडी है जो कि कंप्लीट नहीं है, बट तुम्हें इसे सुनना है और इसे कंप्लीट करना है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा फेवरेट गिटार गिफ्ट करूंगा। एनगुएल ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, उसके लिए तुरंत हाँ बोल देता है। बट वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन से पूछता है कि इस सॉन्ग की मेलोडी को किसने लिखा है। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि इस सॉन्ग को एक ऐसे आर्टिस्ट ने लिखा है जिसे कि कोई भी नहीं जानता, तो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो भी तुम इसके बारे में नहीं जान पाओगे। खैर एनगुएल इसके आगे अपने मास्टर से कुछ भी नहीं पूछता। वो घर आता है जहाँ पर वो देखता है कि बेंगहू की मदर ने फिर से बेंगहू को यहाँ पर पनिशमेंट दी है ठंड में बाहर खड़े होने की, बिकॉज वो एग्जाम में फिर से यहाँ पर 0 लेकर आया था। एनगुएल को उसके लिए यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर उसे अपना जैकेट पहनने देता है। बट हम बेंगहू को देखते हैं जिसे कि ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कुछ देर के बाद हम एनगुएल को उसके घर में देखते हैं। उसके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में अब सिर्फ वो और उसका छोटा भाई था। उसका भाई भी यहाँ पर बीमार था जिसकी वजह से वो सो रहा
था। एनग्योल को यहाँ पर टाइम मिल जाता है उस सॉन्ग को कंप्लीट करने का, इसलिए वो पहले उस सॉन्ग की मेलोडी को सुनता है और फिर बाद में उसे कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद वो सीधा यहाँ पर इस म्यूजिक शॉप में चला जाता है अपने मास्टर को वो सॉन्ग दिखाने के लिए। इधर हम घर पर ब्योंगू को देखते हैं जो कि एनग्योल का जैकेट उसे वापस करने के लिए आया हुआ था, बट जब वो देखता है कि घर में तो कोई भी नहीं है तो वो घर के पीछे वाली खिड़की से उस जैकेट को अंदर फेंक देता है। साथ ही सड़क पर किसी ने सिगरेट भी फेंकी हुई थी। उसका घर बेसमेंट में होने के कारण वो सिगरेट का बट उड़ के विंडोज के कर्टन से लग जाता है और इसकी वजह से खिड़की के पर्दे में आग लग जाती है। धीरे धीरे ये आग पूरे घर में फैल जाती है। इधर हम एनग्योल को देखते हैं जो कि उस शॉप तक आ चुका था, बट वो शॉप तो यहाँ पर बंद थी। वो यहाँ पर अपने मास्टर को भी फोन करने की कोशिश करता है, बट वो उसका फोन उठाते ही नहीं है। शॉप के अंदर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसकी ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से डेथ हो चुकी थी। इधर हम एनग्योल के घर में देखते हैं जहाँ पर आग लगने की वजह से मकान मालिक ने फायर ब्रिगेड की टीम को यहाँ पर बुला लिया था। जल्दी एनग्योल के फादर मदर भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो अपने घर में आग लगा हुआ देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब एनहो तो यहाँ पर बचा लिया जाता है, बट यी चैन को यहाँ पर फिक्र हो रही थी। उन्हें लगता है कि उनका दूसरा बेटा भी अभी भी घर के अंदर है, इसलिए वो जलते हुए घर के अंदर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी एनग्योल यहाँ पर आता है। वो अपने घर का ये हाल देखकर हैरान होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके फादर उसे ढूंढने के लिए घर के अंदर गए हैं तो वो यहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है। बट हम देखते हैं कि जल्द ही उसके फादर को यहाँ पर बचा लिया जाता है। जब उसके फादर ठीक हो जाते हैं तो उनकी जो लैंडलॉर्ड है वो उन्हें यहाँ पर घर खाली करने के लिए बोल देती है, बिकॉज उस लेडी को लग रहा था कि उनकी लापरवाही की वजह से ही उसके मकान में यहाँ पर आग लगी थी। यी चैन बिना कुछ कहे यहाँ पर घर खाली कर देता है। इससे पहले कि वो लोग इस जगह से कहीं और जाते, एनग्योल सबसे पहले अपने मास्टर से मिलने का डिसाइड करता है। वो उनके म्यूजिक स्टोर में जाता है, बट वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके मास्टर की तो यहाँ पर डेथ हो चुकी है। ये देखकर वो यहाँ पर रोने लग जाता है। वो पूरे रास्ते यहाँ पर रोते हुए ही जाता है। टाइम बीतता रहता है और हम देखते हैं कि पूरे 6 साल के बाद अब यहाँ पर उस ओल्ड मैन के स्टोर की जगह एक घर बन चुका था जिसमें कि एक लेडी और उसकी बेटी यहाँ पर रहने को आते हैं। इधर हम एनग्योल को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है। वो यहाँ पर मेडिकल की तैयारी कर रहा है बिकॉज उसे डॉक्टर बनना था, बट साथ ही वो यहाँ पर अपने भाई की ताइक्वांडो में हेल्प करने के लिए जाया करता था बिकॉज उसका भाई एनहो एक ताइक्वांडो प्लेयर था। एनग्योल को अपने करियर के साथ अपने भाई के करियर की भी फिक्र रहती थी, इसलिए वो यहाँ पर टाइम टू टाइम उसे मोटिवेट करता है और उसे करियर के बारे में लेक्चर दिया करता था। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका भाई एनहो अब रिलेशनशिप में है। वो जो लड़की है वो एक हाई स्कूल गर्ल है और सेलो बजाती है। एनहो अपने भाई एनग्योल को बताता है कि वो सभी के सामने डेफ होने का नाटक करती है, बट रियलिटी में वो डेफ नहीं है। एनग्योल उसे पूछता है कि वो आखिर ऐसा नाटक क्यों करती है। एनहो उसे बताता है कि इसके पीछे शायद उसका कोई रीजन होगा और क्या पता शायद वो सब मेरा टेंशन पाने के लिए करती हो, क्योंकि उसे पता है कि मैं डेफ हूँ और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी हूँ। एनग्योल उससे पूछता है कि फिर तुम दोनों एक दूसरे से बात कैसे करते हो। एनहो उसे बताता है कि हम दोनों नोट्स के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। उसकी हैंडराइटिंग उसकी तरह ही बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। ये कहते हुए एनहो यहाँ पर स्माइल कर रहा था। एनग्योल उसे ऐसा देखकर सोच रहा था कि उसका भाई प्यार में पागल हो गया है, अब इसे कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर एक लड़के यी चैन को देखते हैं जो कि अभी एक आइसक्रीम स्टोर पर अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तभी उसके पास यहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए कुछ स्कूल की लड़कियां आती हैं। उन लड़कियों में से एक लड़की का नाम था साक्योंग और इसी लड़की को यी चैन बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके यूज किया करता था, बट साक्योंग उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और अभी भी यी चैन उसके साथ यहाँ पर फ्लर्ट कर रहा होता है। बट उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड मॉम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। वो दौड़ता हुआ यहाँ से निकलता है, जहाँ पर रास्ते में उसे उसकी ग्रैंड माँ मिल जाती है जो कि उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि यी चैन की ग्रैंड माँ नहीं चाहती कि वो पार्ट टाइम जॉब करे, बट यी चैन यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब किया करता था। यहाँ तक कि उसने एक कॉलेज स्टूडेंट की आईडी भी चुरा कर यूज करी हुई थी, जिसके कारण वो यहाँ पर जॉब कर पा रहा था। यी चैन यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ को बराबर जवाब देता है और कहता है कि फ्रॉड नहीं, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, वैसे भी मैं पार्ट टाइम जॉब आप ही के लिए कर रहा हूँ। उसकी ग्रैंड माँ बोलती है मैंने कब बोला तुम्हें करने के लिए। ये कहकर वो डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। बेचारा यी चैन अपनी ग्रैंड माँ से जान बचाने के लिए यहाँ पर ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे यहाँ पर गुंडे पड़ गए हों। इधर हम प्रेजेंट में एनग्योल के फादर यी चैन को देखते हैं जो कि अब अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश रहा करते थे। 6 साल पहले जो भी उनके साथ हुआ था उसके बाद से ही किसी ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। सभी लोग उन पर सिर्फ तरस किया करते थे क्योंकि वो डेफ थे, बट अब एनग्योल की वजह से वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील किया करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एनग्योल की वजह से ही उसके फादर को लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे, जिसके लिए एनग्योल और एनहो को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थैंक्स भी करते हैं। वो कहते हैं कि गॉड ने भले ही उन्हें डेफ बनाया था बट उन्हें एनग्योल और एनहो जैसे 2 बेटे दिए जिस पर वो बहुत ज्यादा प्राउड हैं। एक बेटा जो कि मेडिकल की स्टडी कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए और दूसरा जो कि ताइक्वांडो में है और वो नेशनल टीम जल्दी ज्वाइन करेगा। एक फादर के लिए इससे प्राउड की बात क्या हो सकती है। एनग्योल यहाँ पर खुश था
कि उसके फादर उस पर प्राउड हैं, बट कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपसेट भी था क्योंकि वो अपनी म्यूज़िक लाइफ को बहुत ही ज़्यादा मिस किया करता था। जब भी वो यहाँ स्टडी करने के लिए बैठता था वो अपने फादर की एक ही बात को याद करता कि इनगर्ल तुम्हारी वजह से ही लोग मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर तुम नहीं होते तो कोई भी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करता। तुम बस अच्छे से पढ़ो, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। जब भी इनगर्ल यहाँ पर स्टडी करता तो उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती कि उसे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। इनगर्ल यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए मेडिकल की स्टडी तो कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है उससे, वो उनकी उम्मीदों को ऐसे टूटने नहीं दे सकता था। बट साथ ही साथ जब भी वो यहाँ पर अपसेट होता तो वो मास्क लगा के स्ट्रीट पर चला जाता गिटार बजाने के लिए। गिटार बजाते हुए वो अपने मास्टर और उनकी बातों को याद करता और बहुत ही ज़्यादा खुश होता, भले ही उसकी लाइफ में यहाँ कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। जब भी इनगर्ल यहाँ पर गिटार को प्ले करता तो उसे एक अलग ही शांति मिलती, वो अपनी सारी परेशानी को भूल जाता और बहुत ही ज़्यादा खुश होता। अब हम इनगर्ल को देखते हैं जो कि डेली की तरह आज भी यहाँ पर आया होता है स्ट्रीट पर अपना गिटार प्ले करने के लिए। हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस से पहले ही बहुत से लोग यहाँ पर आ चुके थे, यानी वो इनगर्ल के सॉन्ग को पसंद करते हैं और हमेशा ही यहाँ पर आते हैं उसके गिटार को सुनने के लिए। खैर उस भीड़ में से हम 3 बॉयज़ को देखते हैं, ये तीनों ही एक बैंड का जिसका नाम स्पाइन 9 है उसके मेंबर हैं। इन्होंने स्ट्रीट परफॉर्मेंस के बारे में बहुत बार सुना था, इसलिए आज वो यहाँ पर खुद ही उसे देखने के लिए आए हैं कि आखिर वो कैसा परफॉर्म करता है। वो भी उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद वो तीनों यहाँ पर इनगर्ल के पास जाते हैं और उसे ऑफ़र देते हैं ताकि वो उनके बैंड में एज ए गिटारिस्ट ज्वाइन हो जाए। बट हम इनगर्ल को देखते हैं जो कि साफ उन्हें इसके लिए मना कर देता है बिकॉज इनगर्ल ने सोच लिया था कि अब से म्यूज़िक को छोड़ देगा। बट हम जानते हैं कि ये इनगर्ल के बस की बात नहीं है, जिससे कि वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। उसने बहुत बार ऐसा करने की कोशिश की है बट हमेशा ही वो म्यूज़िक प्ले कर लेता था, मतलब उसका म्यूज़िक के साथ एक ऐसा कनेक्शन था। अब इनगर्ल ने तो यहाँ पर उन बॉयज़ को मना कर दिया। बट हम उन बॉयज़ में से जिन्हू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि हार बिल्कुल नहीं मानता और इनगर्ल को मनाता है। वो इनगर्ल को अपने ग्रुप की एक एल्बम की सीडी देता है और कहता है कि कल तुम इस सॉन्ग के जरिए ऑडिशन दे सकते हो, अगर तुम ऑडिशन में पास हो गई तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। कुछ देर के बाद हम इनगर्ल को देखते हैं जो कि इसके बारे में बहुत सोचता है, आखिरकार डिसाइड कर लेता है कि वो इस ग्रुप में ज्वाइन होगा। वो उनके बताए हुए एड्रेस पर जाता है जो कि एक क्लब था, बट वो लोग यहाँ पर अक्सर प्रैक्टिस किया करते थे। खैर वो यहाँ पर आता है और उन्हें कहता है कि मैं ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए तैयार हूँ बट मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कि मैं परफॉर्मेंस के दौरान अपने मास्क को नहीं उतारूंगा, दूसरी कि मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ तो मैं एग्ज़ाम टाइम पर अपनी स्टडी पर फोकस करूँगा, तीसरी मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इस वजह से मैं अपनी फैमिली को सबसे टॉप पर रखूँगा। इसके बावजूद क्या मैं ग्रुप ज्वाइन हो सकता हूँ? हम देखते हैं कि वो तीनों इसके लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। यहीं से स्टार्ट हो जाती है इन चारों की जर्नी। ऑडिशन में इनगर्ल पास हो गया था, इस वजह से उससे ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाता है। टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कि इनका ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, स्पेशली इनगर्ल की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गिटार प्ले करता था, साथ ही वो हमेशा मास्क पहन के रखता था। इस वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो आखिर दिखता कैसे होगा। हम देखते हैं टाइम के साथ साथ ही इन सब की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी, ये चारों टाइम अपना एक साथ बिताते। खैर यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम यी चैन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड माजो को बता रहा होता है कि वो साग्योंग को कितना ज़्यादा पसंद करता है और अब वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। वो माजू को बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हो, क्योंकि मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। माजू को हम देखते हैं जिसे कि ग्योंग के बारे में पहले से पता था, तो वो एक एक करके यी चैन को इसके बारे में बताने लग जाता है। वो बताता है कि ग्योंग एक बहुत ही फेमस आर्ट स्कूल में पढ़ती है, वो सेलो प्ले करती है जिसकी वजह से वो अपने स्कूल और हर जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके पीछे हमेशा लड़कों की लाइन लगी रहती है जो कि उसे अलग अलग तरीके से प्रपोज करते हैं, बट ग्योंग सभी को यहाँ रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा रिच है, इतनी ज़्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ग्योंग हमेशा ही अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहती है जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और तुम्हें क्या लगता है वो अपना टाइम तुम जैसे लोफर के साथ बिताएगी? बिल्कुल नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माजो यहाँ पर यी चैन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही थी, बहुत से अमीर लोग यहाँ पर आए हुए थे, ग्योंग भी यहाँ पर आई हुई थी। वो यहाँ पर यी चैन को एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि ये देखो ये जो आदमी है ये ग्योंग का फियांसे है, इसकी और ग्योंग की फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, बट मुझे उससे शादी करनी है। यी चैन बीच में बोलता है। अब ये सुनकर माजू उसे समझाता है कि देखो वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और हैंडसम है, साथ ही वो मेडिकल की स्टडी भी कर रहा है और बहुत ही जल्दी डॉक्टर भी बन जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम उसे कंपेयर कर सकोगे? मैं सिर्फ इतना ही तुम्हें कह सकता हूँ कि ग्योंग पर गिव अप कर दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। बट यी चैन को देखते हैं जो माजो की बात को इग्नोर करता हुआ दीवार कूद के पार्टी में आ जाता है।
माजो ये देखकर यहाँ पर परेशान हो जाता है कि ये लड़का सच में पागल है, अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। पार्टी में हम यी चैन को देखते हैं जो कि ग्योंग की परफॉर्मेंस को यहाँ पर चुपके से देख रहा था। बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बट उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। उसके सामने यहाँ पर ग्योंग की फ्रेंड यूना आ जाती है जो कि उसे पहचान लेती है और उस कहती है कि तुम वही हो ना जो आइसक्रीम शॉप में काम करते हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यी चैन बचने के लिए उससे यहाँ पर झूठ बोलता है और बताता है कि इस पार्टी को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है उसने ही मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है। इतना कहकर वो यहाँ से भागने लग जाता है, बट उसे रोकते हुए यूना कहती है कि एक्सक्यूज़ मी ब्रो, इस पार्टी को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया वो मेरे पापा हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि मेरे फादर ने तुम जैसे किसी भी पर्सन को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था। अब इससे पहले की बात और आगे बिगड़ती तभी यहाँ पर ग्योंग आ जाती है जो बोलती है कि मैंने ही इसे इन्वाइट किया है। लास्ट टाइम मैंने इसे आइसक्रीम के पैसे देना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर बुला लिया। हम देखते हैं कि जाते जाते यी चैन ग्योंग को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए। ग्योंग यहाँ यी चैन को समझाने लग जाती है कि देखो मेरा पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अगर तुम हमेशा ही मेरा पीछा करोगे तो सभी लोग तुम्हें स्टॉकर समझेंगे। यी चैन यहाँ पर कहता है कि मैं स्टॉकर नहीं हूँ, मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। ग्योंग यहाँ पर उसकी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करते हुए कहती है देखो हम दोनों की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग है, तुम जो हो वो अपने टाइम को वेस्ट करते हो और मैं अपने टाइम को यूज़ करती हूँ। यी चैन उससे कहता है कि तुम भी एक इंसान हो, तुम्हारी ये जो एज है वो इन्जॉयमेंट की है, तुम्हें अपने आप को थोड़ी सी छूट देनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए, नहीं तो फिर फ्यूचर में तुम बहुत ही ज़्यादा पछतावा करोगी कि मैंने अपने यूथ को अच्छे से एंजॉय नहीं किया। यी चैन ग्योंग को लेक्चर दे ही रहा होता है, तभी ग्योंग यहाँ पर उसे बताती है कि तुम्हारे पैंट की जिप खुली हुई है। यी चैन भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और अपना मुँह छुपा के भाग जाता है। इधर हम एक डोंगजिन नाम के आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी सिंगिंग और पियानो की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस था। एक रिपोर्टर यहाँ पर इंटरव्यू ले रही होती है, उससे उसके पुराने बैंड के बारे में पूछती है तो डोंगजिन उसे यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि जैसा कि आप सबको पता है मेरा पहले एक बैंड हुआ करता था जिसका नाम था फर्स्ट लव मेमोरी मैनिपुलेटर, बट हमारे बैंड के एक मेंबर के एक्सीडेंट की वजह से हमारा ग्रुप बहुत साल पहले ही डिसबैंड हो गया। मेरे बैंड के बाकी सारे मेंबर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे मेरे बारे में पता है, मैं अभी तक म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम देखते हैं कि उसका ये इंटरव्यू MG एंटरटेनमेंट का CEO जिसका नाम माजू था वो सुन रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि माजू और डोंगजिन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तभी हम देखते हैं कि माजू के पास उसका सेक्रेटरी आता है जो कि उसे एनगुअल की परफॉर्मेंस की वीडियो दिखाते हुए उसे पूछता है कि आप इस बैंड के बारे में क्या सोचते हो, क्या हमें इसे लिस्ट में डाल लेना चाहिए। देखिए इसका ग्रुप बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, खास करके ये मास्क मैन जो कि बहुत ही अच्छा गिटार प्ले कर लेता है। असल में माजू यहाँ पर कुछ बैंड्स की लिस्ट बना रहा था जो कि परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। वो इन बैंड्स में से किसी एक बैंड को सिलेक्ट करने वाला था और उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए अब्रॉड भेजने वाला था। जब वो यहाँ पर एनगुअल की परफॉर्मेंस को देखता है तो वो एनगुअल के बैंड को भी लिस्ट में डाल देता है। क्लब के ऑनर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, वो ये बात स्पाई9 को भी बता देता है। वो चारों ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उम्मीद करते हैं कि माजो उनके बैंड को सिलेक्ट कर ले, बिकॉज अगर माजो ने उनके बैंड को सिलेक्ट कर लिया तो उन्हें डोंगजिन के साथ उसके कॉन्सर्ट पर वर्ल्ड टूर पे परफॉर्म करने को मिलेगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उनका खुद का रियल एल्बम भी निकलेगा, जिसे सोचकर ही वे चारों यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगले सीन में हम एनगुअल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पर आया हुआ होता है। असल में उसके फादर का यहाँ पर उसी पुरानी मकान मालकिन की कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था। वो कार ब्योंगू चला रहा था, बट उसकी मदर यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रही थी कि वो कार मैं चला रही थी, मेरा बेटा नहीं। यी चैन ये मानने के लिए यहाँ तैयार नहीं था क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो कार लेडी नहीं बल्कि ब्योंगू चला रहा था। यी चैन इसलिए चाहता था कि ब्योंगू को सज़ा मिले, बिकॉज अगर उसे अभी सज़ा नहीं मिली तो वो आगे और गलती करेगा। एक तरीके से यी चैन यहाँ पर ब्योंगू की भलाई के लिए ये सब कर रहा था, बट उसकी मदर को तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। उल्टा वो यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। यी चैन यहाँ पर साइन लैंग्वेज से अपने बेटे को सब कुछ बता देता है। एनगुअल पुलिस वालों को इसके बारे में बताता है। पुलिस वालों के पास अभी कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए ब्योंगू की मदर को अभी के लिए छोड़ देते हैं। यी चैन जाते जाते यहाँ पर ब्योंगू की मदर को साइन लैंग्वेज में कुछ बोलकर चला जाता है। ब्योंगू की मदर इसके बारे में एनगुअल से पूछती है तो वो बताता है कि मेरे फादर ने बोला कि आप बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हो, ये जानते हुए भी कि आपका बेटा यहाँ पर गलत है। 6 साल पहले जब हमारे घर में आग लगी थी तो आपको इसके बारे में पता था कि इसमें आपके बेटे का हाथ है, बट आपने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा आपने हमें घर खाली करने को बोल दिया। आज ब्योनू जो भी है वो आपकी वजह से है। अगर आप बहुत पहले ही उसे सुधारने की कोशिश करती तो आज वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करता। कुछ देर के बाद हम एनगुअल को उसके फादर के साथ देखते हैं। एनगुअल यहाँ पर अपने फादर को कहता है कि आपने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना
बना दिया, बल्कि एक्सीडेंट में आपको चोट भी नहीं लगी थी। ये चैन अपने बेटे को यहाँ पर बताता है कि ये बात एक्सीडेंट की नहीं है, भले ही मुझे चोट लगी हो या ना लगी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो भी कर रहा हूँ वो अपनी फैमिली और ब्योंगू के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ब्योंगू को अभी सुधरने के लिए ज़रूरत है। 6 साल पहले जो भी हुआ मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, बट अब मैं चुप नहीं रहूँगा। इंग्योल को हम देखते हैं जो कि अपने फादर की सभी बातों को यहाँ पर सुन रहा था। उसे यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि उसके फादर उस एक्सीडेंट को अभी तक नहीं भूले हैं। वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अब म्यूज़िक को छोड़ देगा और अपना सारा फोकस अपने फादर के ड्रीम पर रखेगा, जो कि उसे डॉक्टर बनाने का है। अगले दिन वो जाता है और अपने बैंड के मेंबर्स को इसके बारे में बता देता है कि अब वो उनके साथ परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अब ये सुनकर उनको यहाँ पर गुस्सा आता है, बिकॉज़ वो लोग अपनी सक्सेस के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। उन्हें यहाँ पर डोंगजिन के साथ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था, बट अब लगता है उनके हाथ से ये मौका जाने वाला है, क्योंकि इंग्योल बैंड को छोड़ रहा है। अब इसी सब की वजह से उनके बीच में यहाँ पर फाइट हो जाती है, बट जुंगू जो कि अंडरस्टैंडिंग था वो यहाँ पर इंग्योल की सिचुएशन को समझता है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारा बैंड छोड़ने के पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में मुझे तो नहीं पता। इधर हम इंग्योल की मॉम को देखते हैं जो कि स्टडी हॉल के बाहर उसका वेट कर रही होती है। ये वही स्टडी हॉल है जहाँ पर स्कूल के बाद हमेशा इंग्योल आया करता था अपनी स्टडी करने के लिए, बट आज वो यहाँ पर नहीं था। उसकी मॉम बाहर बैठकर उसका वेट कर रही थी कि तभी वहाँ पर इंग्योल भी आ जाता है। उसकी मॉम जब उसके फेस पर चोट के निशान देखती है तो वह हैरान होती है। वह इंग्योल से यहाँ पूछती है कि आखिर उसे ये चोट कैसे लगी, बट इंग्योल उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। उसकी मॉम उसे यहाँ पर कहती है कि देखो मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया कि तुम्हारे नंबर भी गिरते जा रहे हैं, तुम ढंग से अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। मैंने भी तुम्हें बहुत बार नोटिस किया है कि तुम परेशान रहते हो। देखो अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे साथ इसे शेयर कर सकते हो। अगर तुम अभी इसके बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी ताकि तुम मुझे इसके बारे में बताओ। इंग्योल बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखता है कि क्या उसे अपनी मॉम को सब कुछ बता देना चाहिए या फिर नहीं। खैर आखिरकार वो यहाँ पर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता। वो अपनी साइकिल पर बैठकर एक जगह आता है। ये वही जगह है जहाँ पर पहले उस ओल्ड मैन का वीवा म्यूजिक स्टोर हुआ करता था। वही ओल्ड मैन जो कि इंग्योल को गिटार सिखाया करता था। आज इंग्योल उस ओल्ड मैन को बहुत ही याद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस घर में से एक लेडी निकलती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इंग्योल उसे बताता है कि मुझे इस जगह की याद आ गई, बिकॉज इस जगह पर पहले एक वीवा म्यूजिक स्टोर हुआ करता था जिसके ऑनर को मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी थे। अब ये सुनकर वो लेडी यहाँ पर उससे पूछती है क्या तुम इंग्योल हो। इंग्योल हैरान होता है और उस लेडी से पूछता है कि आपको मेरे बारे में कैसे पता। वो लेडी पहले तो इंग्योल को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और फिर बाद में उसे बताती है कि जिस ओल्ड मैन की तुम बात कर रहे थे वो मेरे फादर थे और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। फिर हम देखते हैं कि वो एक बॉक्स देती है, ये कहते हुए कि मेरे फादर ने ये तुम्हारे लिए ही छोड़ा था। इंग्योल जब से बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर एक गिटार है। ये वही गिटार था जो कि उसे बचपन में इंग्योल को बहुत ही ज़्यादा पसंद था और उसके मास्टर ने यहाँ पर उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो सॉन्ग को कंप्लीट करेगा तो वो उसे ये गिटार गिफ्ट देंगे। वो लेडी यहाँ पर बताती है कि उस टाइम मैं अपने फादर से दूर अब्रॉड में स्टडी कर रही थी, बट हमारे बीच में लेटर के जरिए एक दूसरे से बातें होती थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे लेटर के जरिए बहुत कुछ बताया था। वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे, कहते थे कि उनकी नज़र में तुम ही बेस्ट गिटारिस्ट हो। इंग्योल को हम देखते हैं जो कि जब ये सुनता है तो वो यहाँ पर रोने लग जाता है, बिकॉज कभी भी इंग्योल के सामने उन्होंने उसकी तारीफ़ नहीं की थी। कुछ देर के बाद हम इंग्योल को देखते हैं जो कि एक जगह यहाँ पर अकेले बैठा हुआ था। वो यहाँ पर अपने मास्टर को हेलुसिनेट करता है और उनसे बातें करता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी है, वो क्या करे क्या नहीं इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता है। पहला उसका सपना म्यूज़िक, जिसे सोचते ही उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दूसरा उसके फादर का सपना, आखिर वो इन दोनों में से किसे पूरा करे। अगर उसने अपने म्यूजिशियन वाले सपने को पूरा किया तो उसके फादर का दिल टूट जाएगा जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। अगर उसने अपने फादर के सपने को पूरा किया तो उसका दिल टूट जाएगा। वो ओल्ड मैन ज़्यादा कुछ नहीं बट इंग्योल को कहता है कि देखो तुम्हें वो चूज़ करना चाहिए जो तुम्हारा दिल चाहता है, ताकि तुम बाद में रिग्रेट ना कर पाओ। इंग्योल भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सोचता है और आखिरकार वो यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए वो अपने म्यूज़िक के करियर को अब नहीं छोड़ेगा। वो जाता है सीधा अपने बैंड के मेंबर के पास और वहाँ जाकर अपने न्यू गिटार के साथ प्रैक्टिस करने लग जाता है। बैंड मेंबर्स तो उसे यहाँ पर देखकर हैरान होते हैं। इधर हम यी चैन को देखते हैं जो कि अपनी लव स्टोरी के बारे में अपने दोस्त बालसन को सब कुछ बता देता है। वो उससे पूछता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कैसे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। उसका दोस्त बालसन उसे यहाँ पर सजेस्ट करता है कि तुम्हें एक बैंड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग म्यूज़िक और बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये चैन को भी उसका आइडिया यहाँ पर अच्छा लगता है और ऐसे ही करने का डिसाइड करता है। इधर हम ग्योंग के स्कूल में एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारी एक और मेन लीड है जिसका नाम है चोंग।
हम देखते हैं कि चोंग यहाँ पर पेंटिंग करके वापस जा रही होती है, बट कुछ लड़कियों का ग्रुप यहाँ पर जानबूझकर उसे गिरा देता है। वो जब यहाँ पर गिरती है तो उसके हाथ में जो पानी की बकेट थी वो सीधा जाकर ग्योंग के ऊपर गिरती है, जो कि उस टाइम वहाँ से जा रही थी। ग्योंग की दोस्त को तो ये देखकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बट ग्योंग को यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि इसमें चोंग की कोई गलती नहीं थी। उल्टा वो यहाँ पर चोंग की मदद करती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर बाथरूम में अपनी ड्रेस क्लीन कर रही थी तभी उसके पास यहाँ पर चोंग आती है, जो कि उसे अपनी टी शर्ट देती है पहनने को। ग्योंग उस टी शर्ट को देखती है तो वो हैरान होती है, क्योंकि वो एक बैंड का टी शर्ट था और ग्योंग को तो बैंड वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। खैर वो फिर भी इस टी शर्ट को पहन लेती है। स्कूल की जब छुट्टी होती है तो हमेशा की तरह सभी बॉयज़ उसे यहाँ पर घेर लेते हैं। तभी उसके पास यहाँ पर यी चैन आता है, जो कि उसे अपनी टी शर्ट दिखाते हुए कहता है कि देखो हम दोनों की टी शर्ट सेम है, क्या तुम भी बैंड को पसंद करती हो? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम इधर इनग्योल को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके भाई इन्हो को उसकी म्यूज़िक और उसके बैंड के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इनग्योल यहाँ पर खुश और हैरान दोनों होता है, क्योंकि उसका भाई ये जानने के बावजूद उससे यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था। जल्दी उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसके बैंड के एक मेंबर को फीवर हो गया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जीवू था। हम देखते हैं जब इनग्योल यहाँ से दवाई लेकर जा रहा था तो उसे क्लब में जाता हुआ बेहोंगो की मॉम देख लेती है। वो उसका पीछा करती है, जियो के पास यहाँ पर आता है तो उसे उसकी मेडिसिन देता है। वो उसके सिगरेट को यहाँ पर पकड़ लेता है, जो कि वो पी रहा था। अब जब ये सीन बेहोंगो की मॉम यहाँ पर अपनी आंखों से देखती है तो उन्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उन्हें लगता है कि इनग्योल बिगड़ चुका है। वो सिगरेट पीता है, क्लब जाता है और ड्रग्स भी लेता है। जो दवाई थी वो उसे यहाँ पर ड्रग्स समझ रही थी। जल्दी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में यी चैन को बता देती है। कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे से ज़्यादा अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा बेटा बिगड़ चुका है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तुम्हारे पीठ पीछे वो क्लब जाता है, स्मोकिंग करता है और यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेता है। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब उन्होंने जो बोला वो यी चैन को तो समझ में नहीं आया, क्योंकि यी चैन तो सुन नहीं सकता था। वो अपने ट्रांसलेटर से यहाँ पर इसके बारे में पूछता है तो उसकी ट्रांसलेटर साइन लैंग्वेज का यूज़ करके उसे सब बता देती है यी चैन को। कि हम देखते हैं जैसे कि इस बात पर बिलीव नहीं होता, बट जब वो क्लब जाकर अपनी आंखों से अपने बेटे को परफॉर्म करते हुए देखता है तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। यी चैन अपने बेटे इनग्योल पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। ये कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो सारी साइन लैंग्वेज में होंगी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इनग्योल अपने फादर को यहाँ पर समझाता है कि डैड मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं आपको इसके बारे में बताना तो चाहता था बट मुझे कभी भी चांस नहीं मिला, और आज रात मेरी परफॉर्मेंस के बाद मैं आपको ज़रूर ये बताने वाला था कि मैं म्यूज़िक को पसंद करता हूँ और मैं एज अ करियर म्यूज़िक को ही चुनना चाहता हूँ। ये चैन उसे यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है तुम पढ़ाई की वजह से प्रेशर में हो, इस वजह से तुम ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम्हें क्या करना है। तुम इस जगह को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते, चलो मेरे साथ घर वापस चलो। हम देखते हैं कि इनग्योल घर जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे क्या करना है ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है और अब मैं म्यूज़िक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो अपने फादर पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करता है और कहता है कि मैं आपका एंजल और ट्रांसलेटर नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ आपकी ट्रॉफ़ी बनकर नहीं बिता सकता, वो ट्रॉफ़ी जिसे कि आप पूरी दुनिया को दिखाते हो और तारीफ़ करते हो। यी चैन अपने बेटे को कहता है तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इनग्योल कहता है कि अगर मैं आपको पहले बता भी देता तो क्या हो जाता, आप कौन सा मेरी म्यूज़िक को सुन सकते हो। इतना कहकर वो रोते हुए यहाँ से चला जाता है। वो एक जगह आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। उसे यहाँ पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो बस अपने गिटार को तोड़ने जा रहा था, बट तभी वो अपनी दो शैडो को देखता है। साथ ही वो चांद को भी देखता है, जो कि दो थे। तभी उसकी नज़र सामने एक म्यूज़िक शॉप पर जाती है जिसका नाम लाविडा म्यूज़िक शॉप था। वो ये देखकर यहाँ पर हैरान था, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं थी। वो अंदर जाता है और देखता है कि ये शॉप बिल्कुल उसी ओल्ड मैन के वीवा म्यूज़िक शॉप की जैसी थी। तभी हम देखते हैं कि इस शॉप का ऑनर यहाँ पर उसके पास आता है और इनग्योल के हाथ में गिटार देकर वो यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम अपने गिटार यहाँ पर बेचने के लिए आए हो। इनग्योल भी कहता है कि हाँ रख लो इसे। जो शॉप का ऑनर था वो यहाँ पर इनग्योल को उस गिटार की जगह पैसे देता है और कहता है कि बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दूंगा। वो उसे यहाँ पर एक स्लिप भी देता है जिसमें वो अपनी शॉप का एड्रेस लिखता है। साथ ही वो उसे कहता है कि मेरी इस शॉप को ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम है, इसलिए इसे खोना मत, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इनग्योल कहता है कि फ़िक्र मत करो, वैसे भी अब मैं यहाँ पर नहीं आने वाला। वो उससे स्लिप ले लेता है और शॉप के बाहर आता है, बट जैसे ही वो यहाँ पर शॉप के बाहर आता है तो उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वो देखकर यहाँ पर हैरान होता है, बिकॉज सभी कुछ यहाँ पर बदल चुका था। वो देखता है जिस शॉप से वो अभी भी बाहर आया था वो भी यहाँ पर बदल चुकी थी। वो एक न्यूज़पेपर में देखता है जिसमें 1995 का सीन था, यानी कि इनग्योल टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गया है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने यी चैन और माजो आते हैं, जो कि इनग्योल को डोंगजिन समझ रहे थे। इनग्योल जब यहाँ पर यी चैन का नाम सुनता है तो वो हैरान होता है, बिकॉज ये और कोई नहीं बल्कि उसके फादर थे।
और वो यी चैन को यहाँ पर डैड बुलाता है। यी चैन यहाँ पे हैरान होता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब यी चैन ग्योंग के स्कूल आया हुआ था और वो उसे अपनी टी शर्ट दिखाते हुए कहता है कि देखो हम दोनों की टी शर्ट सेम है, तुम भी बैंड को पसंद करती हो, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इससे पहले ग्योंग उसे कुछ कह पाती, वो बीच में बोलता है कि देखो कुछ महीने के बाद स्कूल एक फेस्टिवल मनाने वाला है, उस फेस्टिवल में मैं अपने न्यू बैंड के साथ परफॉर्म करूँगा, क्या तुम मेरे कॉन्सर्ट में आना पसंद करोगी। ग्योंग उसे बोलती है कि अगर मैं ना आऊँ, यी चैन उसे बताता है कि ऐसा मत कहो, तुम्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि मैं परफॉर्मेंस सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें इम्प्रेस कर सकूँ। ग्योंग थोड़ी देर के लिए कुछ सोचती है और फिर यी चैन के हाथ को चेक करते हुए इसे हाँ बोल देती है। ये सुनकर यी चैन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ग्योंग उसे बताती है कि मैं आने के लिए तैयार तो हूँ बट मेरी कुछ कंडीशंस हैं। पहली, तुम्हारा जो बैंड होगा वो एकदम नया होगा, तुम्हें किसी भी पहले से बने हुए फेमस बैंड के अंदर ज्वाइन नहीं होना है। दूसरा, तुम्हें सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आने चाहिए। तीसरा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए सॉन्ग मैं सिलेक्ट करूँगी। अगर तुमने मेरी इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को पूरी नहीं की तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। यी चैन इसके लिए तुरंत ही हाँ बोल देता है। साथ ही ग्योंग को भी कहता है कि तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, अगर मैंने अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा किया तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए चांस दोगी। ग्योंग भी इसके लिए उसे हाँ बोल देती है और फिर उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए सॉन्ग बताकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम चोंग को देखते हैं जो कि बहुत देर से उन दोनों को देख रही थी। ग्योंग के जाने के बाद वो भी यहाँ से चली जाती है। कार में हम ग्योंग को देखते हैं जो कि घर जा रही थी। उसका ड्राइवर यहाँ पर उससे पूछता है कि आपने उस लड़के से प्रॉमिस क्यों किया, अगर वो पास हो गया तो। तब ग्योंग उसे बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उसके हाथों को टच किया था जिससे कि मुझे पता चल गया कि उसने आज तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है। वैसे भी मैंने उसे जो सॉन्ग दिया है उसे परफॉर्म करना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। मैं बेट के साथ ये भी कह सकती हूँ कि अगर वो इस मिशन में फ़ेल हो गया तो वो अपना फेस मुझे फिर कभी नहीं दिखाएगा। इधर हम यी चैन को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त माजू को बताता है कि अगर मुझे ग्योंग को इम्प्रेस करना है तो मुझे अपना एक नया बैंड बनाना होगा। माजू को हम देखते हैं जो कि ये सुनकर यहाँ पर बहुत हैरान होता है। वो यी चैन को कहता है कि देखो बैंड बनाना कोई आसान काम नहीं है। बट यी चैन उसे कहता है कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैंने पहले से ही अपने स्कूल के एक बैंड से बात कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने बैंड में ज्वाइन कर लेंगे, बदले में मुझे बस उनकी कॉलेज की लड़कियों के साथ सेटिंग करवानी होगी। यी चैन उसे यहाँ पर अपने न्यू बैंड का नाम भी बताता है जो कि फर्स्ट लव मेमोरी मैनिपुलेटर था। वो माजू को कहता है कि तुम अब हमारे बैंड के मैनेजर हो। माजू उसे इसके लिए मना करता है बट यी चैन ज़बरदस्ती उसे मैनेजर बना देता है। वो उसे अपने प्रैक्टिस हॉल में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे अपने बैंड के मेंबर से इंट्रोड्यूस कराता है जिनका नाम था कांगयुन, सेब्योम और सीकुक। हम देखते हैं कि तीनों लड़के यी चैन को परफॉर्म करने को बोलते हैं। यी चैन भी गिटार उठाकर बजाने लग जाता है। जब वो तीनों यहाँ पर उसे गिटार बजाता हुआ देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसे तो गिटार का गा भी नहीं आता। बट तब भी वो लोग यहाँ पर यी चैन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तभी यी चैन उन्हें बीच में बोलता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाने बल्कि मुझे सिंगिंग करनी है एज ए फ्रंटमैन। अभी ये सुनकर उन तीनों को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो यी को गुस्से में कहते हैं तुमने हमें समझा क्या हुआ है, बैकअप बैंड समझ के रखा है क्या जो कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रूमेंट बजाएगा और तुम सिंगिंग करोगे। अगर तुम्हें सिंगिंग ही करनी है तो जाकर कैरोके में करो। इतना कह के वो तीनों यहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं। बट यी चैन उन्हें यहाँ पर रोकता है और कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, चलो ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जो कि गिटार प्ले कर सकता हो, वो मेरी जगह गिटार प्ले करेगा और मैं सिंगिंग करूँगा। सेब्योम यहाँ पर यी चैन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम क्या पागल हो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी न्यू गिटारिस्ट को ढूंढें और उसके साथ प्रैक्टिस करें। हमें डोंगजिन जैसे किसी इंसान की ज़रूरत है जो कि ये काम आसानी से करे। यी चैन को हम देखते हैं जो कि उन तीनों को यहाँ पर जोश में कह देता है कि अगर ऐसा है तो मैं डोंगजिन को लेकर आऊँगा। वो लड़के यहाँ पर यी चैन को कहते हैं क्या तुम डोंगजिन को जानते भी हो। यी चैन उन्हें झूठ बोल देता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, बट इन रियलिटी उसे तो पता भी नहीं था कि डोंगजिन है कौन, उसने तो आज तक उसे देखा भी नहीं था। जिसके बाद हम यी चैन को बालसन के पास देखते हैं। वो यहाँ पर यी चैन बालसन से डोंगजिन के बारे में पूछता है। बालसन भी उसे यहाँ पर हवा में बता देता है कि डोंगजिन अरे वो तो मेरा स्टूडेंट था, मैंने ही उसे गिटार प्ले करना सिखाया था। यी चैन और माजू उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे जानते हो तो प्लीज़ हमारी उससे बात करवा दो, मुझे अपने बैंड में उसकी ज़रूरत है। बालसन भी यहाँ पर अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए उन दोनों के सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो डोंगजिन से बात करने के लिए जा रहा है। वो कहता है कि डोंगजिन तो अभी सो रहा होगा इसलिए मैं उसके भाई को फ़ोन करता हूँ। वो एक नंबर मिलाता है जो कि ऑफ कोर्स रॉन्ग नंबर था। वो यहाँ पर ऐसा नाटक करता है कि वो डोंगजिन के बड़े भाई से बात कर रहा है, बट इन रियलिटी उस फ़ोन के दूसरे साइड से उसे गाली पड़ रही थी।
दूसरी साइड से एक औरत उसे सुनाई जा रही थी कि कौन है, अभी तो पागल है क्या जो तूने दोपहर को फ़ोन किया, मेरी नींद ख़राब कर दी। और भी बहुत कुछ। फ़ोन रखने के बाद बालसन यहाँ पर इन दोनों को बताता है कि मुझे माफ़ करना, डोंगजिन फ्री नहीं है। उसके भाई ने मुझे बताया कि वो अभी माउंटेन में गया है अपने न्यू सॉन्ग की तैयारी करने के लिए। बेचारा ये चैन जब ये सुनता है तो उसकी मानो यहाँ पर उम्मीद टूट जाती है, बट तभी भी वो यहाँ पर हार नहीं मानता। वो माजो के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोस्ट करता है जिसमें लिखता है, डोंगजिन मेरा नाम यी चैन है, हमें तुम्हारी अपने बैंड में ज़रूरत है। अगर तुम हमारे बैंड को ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें इधर रहने के लिए रूम देंगे और फ्री में खाना देंगे। माजू जब ये देखता है तो वो उसे यहाँ पर रोकता है और समझाता है कि तुम रूम की क्यों बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम का गेस्ट हाउस है, तुम उसे रूम दोगे तो तुम्हारी ग्रैंड माँ से तुम्हें बात करनी चाहिए। ये चैन उसे कहता है कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं अपनी ग्रैंड माँ को संभाल लूँगा। रात को हम इधर डोंगजिन को देखते हैं जो कि यी चैन की पोस्ट को यहाँ पर पढ़ लेता है और उसे यी चैन का ये ऑफर बहुत ही अच्छा लगता है। वो यी चैन की बैंड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि मैं कल एक न्यूज़पेपर लेकर खड़ा रहूँगा, तुम लोग मुझे पिकअप करने के लिए आ जाना। यी चैन और माजू भी उसे इसके लिए हाँ बोल देते हैं। फिर अगले दिन यी चैन निकल जाता है माजू के साथ उसे पिकअप करने के लिए। इधर हम डोंगजिन को देखते हैं जो कि एक न्यूज़पेपर लेकर खड़ा हुआ था, बट तभी उसे यहाँ पर बहुत ही ज़ोर से वॉशरूम आती है तो वो निकल जाता है यहाँ पर वॉशरूम के लिए। हम देखते हैं तभी उसकी टक्कर यहाँ पर इनग्योल से होती है जो कि जस्ट अभी अभी बुक स्टोर से बाहर निकला था, यानी 2023 से 1995 में आया था। डोंगजिन ने अपना न्यूज़पेपर वहीं पर छोड़ दिया था जिसे कि इनग्योल उठा लेता है। जब वो न्यूज़पेपर में डेट देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसे पता चलता है कि वो 1995 यानी पास्ट में आ चुका है। तभी उसके पास यहाँ पर यी चैन और माजो आते हैं जिन्हें कि इनग्योल के हाथ में न्यूज़पेपर देख के मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये डोंगजिन है, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। इनग्योल जब यहाँ पर माजो की स्कूल ड्रेस पर उसका नाम देखता है तो उसे पहचान लेता है कि अरे ये तो वही है जो कि फ्यूचर में MG एंटरटेनमेंट का CEO है और डोंगजिन का दोस्त भी। डोंगजिन को फेमस करने में इसी का हाथ था। वो जब यी चैन का नाम उसके मुंह से सुनता है तो वो सुनकर और भी ज़्यादा हैरान होता है बिकॉज ये तो उसके फादर थे। वो करेक्ट करने के लिए यहाँ पर यी चैन से पूछने लग जाता है। वो पूछता है कि आप 1978 में पैदा हुए थे ना, आप बचपन से ही अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहे हो जो कि गेस्ट हाउस चलाया करती हैं। लेकिन यी चैन उसे कहता है कि हाँ ये सब सच है। इनके हैरान होकर यी चैन से पूछता है कि फिर आप बोल कैसे सकते हो, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे तो लगा कि आप बचपन से ही नहीं बोल सकते। यी चैन यहाँ कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे पास मुँह है तो मैं बोल सकता हूँ। इनग्योल यहाँ उससे पूछता है कि मॉम का क्या, मॉम कहाँ है। अब इनग्योल की ऐसी हरकतों से यी चैन को यहाँ पर लगने लगता है कि ये जरूर कोई पागल है, इसलिए वो यहाँ पर उसे चकमा देकर भाग जाता है। इनग्योल भी चिल्लाते हुए यी चैन के पीछे भागता है और कहता है कि डैड मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं इस एरिया में आपके सिवा किसी को भी नहीं जानता। यी चैन और माजू भागते भागते यहाँ पर एक जगह रुकते हैं जहाँ पर यी चैन माजू से पूछता है कि क्या ये सच में डोंगजिन है। तभी पीछे से इनग्योल भागते हुए आता है और उन्हें कहता है कि हाँ मैं ही डोंगजिन हूँ। वो दोनों पूछते हैं कि हम तुम पर बिलीव कैसे कर लें। डोंगजिन कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। यी चैन और माजू भी यहाँ पर फिर उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं जो कि सिर्फ डोंगजिन रिलेटेड ही थे। इनग्योल भी यहाँ उन्हें सभी क्वेश्चन के सही सही आंसर देता है बिकॉज ऑफ कोर्स उसने एक बार मैगजीन में डोंगजिन के बारे में सब कुछ पढ़ा था। उसने कौन से स्कूल में स्टडी की, कब पैदा हुआ, कब उसने म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट दिखाया, सब कुछ। लेकिन यी चैन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि तुमने मुझे डैड क्यों बुलाया था। इनग्योल उसे यहाँ पर बताता है कि क्योंकि आप फादर ऑफ म्यूज़िक की तरह दिखते हो, एकदम हैंडसम। यी चैन उसकी बातों में यहाँ पर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसमें बिलीव कर लेता है कि हाँ यही डोंगजिन है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा मेरे बैंड में स्वागत है। तो दोस्तों अब इस पार्ट में हुआ ये कि इनग्योल पास्ट में आ गया। जब उसके फादर हाई स्कूल में थे तो उस टाइम तो उनकी शादी हुई नहीं थी, इसलिए वो अभी ये मानेंगे नहीं कि ये उनका बेटा है जो फ्यूचर से आया है। और इनग्योल को पास्ट में आकर एक झटका ये मिलता है कि उसे पता चलता है कि उसके जो फादर हैं वो एक टाइम पर बोल सकते थे, यानी लाइफ में उनके साथ कभी कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वो डेफ हो गए थे, तो उसको इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। और अब पास्ट में ऐसे क्या क्या चेंजेस वो करेगा जिसके इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे, ये आगे जाके बहुत ही स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप ये पूरा ड्रामा देखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी की स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके सारे पार्ट्स ज़रूर देख लीजिएगा।